नमस्कार। कलिंजर के चंदेल राजा कीरत राय की बेटी दुर्गावती का विवाह गढ़ा कटंगा के गोंड राजा के साथ हुआ, किंतु युवावस्था में ही वैधव्य ने दस्तक दे दी और विवश होकर उन्हें अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की अभिभाविका के रूप में शासन सूत्र संभालने पड़े। उनकी दूरदर्शिता और वीरता का बखान करते हुए मुस्लिम इतिहासकार अबुल फजल को भी लिखने को विवश होना पड़ा कि बाज बहादुर और मियानों के साथ जबरदस्त संघर्षों में भी वे सदा विजयी होती रहीं। उनकी सेना में 20,000 सिद्धहस्त और कुशल घुड़सवार तथा 1,000 प्रशिक्षित हाथी थे। स्वयं रानी भी बाण और बंदूक चलाने में महारथी और अचूक निशानेबाज थीं। उनके शासन में राज्य बहुत सुखी और समृद्ध था और यही समृद्धि अकबर की आंख में खटकने लगी। अकबर का सेना नायक आसफ खां पन्ना के राजा को पराजित कर चुका था और मालवा भी जीता जा चुका था। अब अकबर ने आसफ खां को गढ़ा की ओर बढ़ने का हुक्म दिया। तब तक यह माना जाना लगा था कि अकबर की सेनाएं अजेय हैं, किंतु इस बार उस सैन्य दल का वास्ता उन दुर्गावती से पड़ने वाला था जो लक्ष्मीबाई से पूर्व बुंदेलखंड की सर्वाधिक चर्चित और वीर महारानी थी। आसफ खां को पराजय का सामना करना पड़ा। पराजित आसफ खां जब अकबर के दरबार में पहुंचा तो उसकी पराजय के समाचार से क्रोधित अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाकर मंत्रणा की कि इस बहादुर रानी से कैसे पार पाया जाए, गोंडवाना पर कैसे कब्जा किया जाए। राय बनी कि पहले तो युद्ध के स्थान पर संधि की इच्छा दर्शाई जाए और फिर पूरी तैयारी के साथ हमला हो। इसी योजना के तहत अकबर का संदेशवाहक रानी से जाकर मिला और उन्हें संदेश दिया कि शहंशाह अकबर आपसे बहुत प्रभावित हैं और स्थायी मित्रता चाहते हैं। वे इन दिनों काबुल की तरफ से फिक्रमंद हैं, इसलिए उचित सलाह हेतु वे आपके बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह जी से मिलना चाहते हैं। रानी को समझते देर नहीं लगी कि अकबर की नीयत क्या है। वह राज्य के प्रमुख योजनाकार को राज्य से दूर करना चाहता है, किंतु आधार सिंह ने जाने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा कि आगरे जाकर वे अकबर से मिले हुए राज्य के गद्दारों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। रानी ने पूछा, किंतु अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या होगा? आधार सिंह ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे पूरी तैयारी से जाएंगे और हर हाल में वापस आ जाएंगे। यह वह दौर था जब रानी दुर्गावती के राज्य में प्रजा तो सुखी थी, किंतु कुछ जागीरदार असंतुष्ट। उदाहरण के लिए एक प्रसंग देखते हैं। एक जागीरदार था राव गिरधारी सिंह। ऊपर से तो बहुत सात्विक और धर्मपरायण, किंतु अतिशय झक्की, स्वार्थी और अहंकारी। उसने नियम बनाया हुआ था कि राज परिवार और अधिकारियों के अलावा कोई जूता नहीं पहनेगा, वर्षा काल में भी कोई छाता नहीं लगाएगा। उसका सोचना यह था कि सामान्य प्रजा और राज्याधिकारियों में कुछ तो अंतर दिखना चाहिए। यह उस दौर की आम समस्या थी। रानी दुर्गावती ने ऐसे लोगों को सबक सिखाया और उनकी जागीरें जब्त कर लीं। जिन्हें ज़्यादा उद्दंड माना उन्हें नज़रबंद कर दिया, लेकिन कुछ लोग राज्य छोड़कर सीधे अकबर के साथ जा मिले। राज्य के मंत्री आधार सिंह इसीलिए आगरा जाना चाहते थे ताकि उन्हें ऐसे देशद्रोहियों की जानकारी प्राप्त हो जाए। खैर, आधार सिंह अकबर के दरबार में आगरा पहुँचे। प्रत्यक्षतः तो उनका प्रारंभ में बड़ा स्वागत हुआ, लेकिन अकबर ने जैसे ही अपनी इच्छा प्रदर्शित की कि जैसे राजस्थान के अन्य राजपूत राजाओं ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली है, रानी दुर्गावती भी वही करें। आधार सिंह ने महारानी की ओर से उन्हें एक सूखा करेला भेंट स्वरूप प्रदान किया। अकबर की त्योरियां चढ़ गईं। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? आधार सिंह ने विनम्रता से कहा, जहाँपना, करेले में जो ऊंचे ऊंचे से दिखते हैं वो पहाड़ियाँ हैं और उनके नीचे की लकीरों को आप नदियाँ मानो। महारानी जी ने बड़े आदर के साथ यह भेंट आपको भेजी है। दरबार में उपस्थित आसफ खां ने हंसकर कहा कि चूंकि मंत्री जी बूढ़े हो चुके हैं, पूरा राज्य तो उठाकर ला नहीं सकते थे,
इसलिए उसकी आकृति भर आई है। मुस्कुराते हुए आधार सिंह बोले, महाराज मैं तो केवल संदेशवाहक हूँ, अर्थ आप जाने या महारानी साहिबा समझें। अकबर ने उन्हें अपने स्वागत भवन में ले जाने का हुक्म दिया। वस्तुतः यह उनकी एक प्रकार से नज़रबंदी थी। उनके जाने के बाद बीरबल ने इस भेंट का वास्तविक अर्थ इस प्रकार लगाया, जैसे सूखा करेला खा लेना कठिन है, वैसे ही हमारे राज्य को हड़प लेना भी कठिन है। आधार सिंह कुछ दिन नज़रबंद रहे और इस दौरान उनके साथ आए हुए सहयोगी नगर में सुनगुन लेते रहे। जैसे ही मतलब की बातें ज्ञात हुईं, एक रात मंत्री महोदय वहाँ से 9-2-11 हो गए और रानी दुर्गावती को जाकर सावधान कर दिया कि सेनापति सुमेर सिंह के बहनोई बदन सिंह अकबर से मिले हुए हैं तथा किसी भी समय अकबर आक्रमण कर सकता है। उन्होंने तो राय दी कि बदन सिंह के पूरे परिवार और अन्य गद्दार जागीरदारों को मृत्युदंड दिया जाए, किंतु उदार रानी ने ऐसा करना उचित न मानकर ऐसे लोगों को केवल नज़रबंद किया। उसके बाद सेनापति के मार्गदर्शन में आम जन को प्रेरित किया गया कि विधर्मी आतताई हमारी इस पावन धरा पर अधिकार जमाने आ रहा है, सब लोग सेना में भर्ती हों। और फिर बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू हुआ। गद्दारों द्वारा जैसे ही इसकी जानकारी अकबर को प्राप्त हुई, जयपुर नरेश मान सिंह के वफादार राजपूत भी इस दौरान योजना पूर्वक रानी दुर्गावती की सेना में प्रवेश पा गए, ताकि समय आने पर अकबर की फौज की मदद कर पाएं। इतना सब होने के बाद शुरू हुआ अकबर की ओर से आसफ खां का आक्रमण। उसके साथ में गद्दार बदन सिंह भी था। रानी दुर्गावती की सेना से 3 गुनी सेना अकबर की थी, लेकिन इसके बाद भी युवराज देवनारायण के नेतृत्व में गोंड सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए। कहाँ आत्मोत्सर्ग की भावना से ओतप्रोत देशभक्त सैनिक, कहाँ लूटपाट करने आए डकैत। मुगल सेना के पैर उखड़ गए और वह भागने लगी। लेकिन अब बारी थी सेना में योजनाबद्ध भर्ती हुए मान सिंह के राजपूतों की। देवनारायण ने आदेश दिया कि भागते हुए शत्रुओं का पीछा करो, उनका खात्मा कर दो। लेकिन इन लोगों ने पीछा करने के स्थान पर अन्य सैनिकों को डराना शुरू कर दिया कि उधर मत जाओ, तोपखाना आ गया है, वह हमें भून डालेगा। जबकि उस समय तक तोपखाना आया ही नहीं था। अगर देवनारायण की आज्ञा का पालन हुआ होता तो इतिहास कुछ और ही होता। उसके बाद तोपखाना वास्तव में आ गया और लड़ाई का नक्शा ही बदल गया। मंत्री आधार सिंह, सेनापति सुमेर सिंह दोनों मारे गए और युवराज देवनारायण भी गंभीर घायल हो गए। अब रानी ने स्वयं कमान संभाली। उनका रणचंडी सा रूप देखकर सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। रानी ने तोपखाना कब्जाने की व्यूह रचना की, उसे 3 तरफ से घेर लिया। किंतु तभी एक जहर बुझा तीर उनकी आंख में आकर लगा। घायल रानी पर चारों ओर से प्रहार होने लगे और घायल अवस्था में विवश होकर उन्हें युद्ध भूमि से हटना पड़ा। वे जिस स्थान को सुरक्षित समझकर उपचार हेतु पहुंची, गद्दार बदन सिंह फौज लेकर वहां भी पहुंच गया, क्योंकि वह इलाके से परिचित था। अपने को घिरा देखकर रानी ने पास पड़े अंकुश से अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर ली। उस समय बदन सिंह की पत्नी सुमति ही उनकी सेवा शुश्रूषा कर रही थीं। उसे देखकर बदन सिंह फूला नहीं समाया और बोला, बस अब तू जल्द ही इस पूरे राज्य की महारानी बनेगी। लेकिन सुमति की आंखें क्रोध से धधक उठी। उसने कड़क कर कहा, रे नीच विश्वासघाती देशद्रोही, ले भस्म हो जा अपनी ही लगाई आग में। और इतना कहते हुए उसने तमंचा निकालकर बदन सिंह के सीने में गोली मार दी। इसके आगे की कहानी तो वही है जो हर जगह की हम कह सुन चुके हैं। गढ़ के बंद दरवाजों के पीछे धधकती हुई चिताएं, उनमें दग्ध होती हिंदू वीरांगनाएं, आतताइयों के क्रूर अट्टहास, लूटपाट, विध्वंस। हाँ, एक अंतर अवश्य रहा कि मुस्लिम सेना ने यहाँ के स्थानीय गद्दारों को भी नहीं बख्शा, उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा। शायद इसके पीछे 2 सोच रहे होंगे। एक तो यही कि जिसका नमक खाकर बड़े हुए, जब उनके सके नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। और दूसरा शायद यह कि आसफ खां को यह शंका रही होगी कि कहीं शहंशाह अकबर
इनमें से ही किसी को यहाँ का सूबेदार न बना दें। यश सौरभ से दिव्य धाम को पावन कर महकाया, स्वतंत्रता की खातिर अपना तन मन प्राण चढ़ाया। बड़े बड़े उठ गए भूमि से, बड़ी काल ने खाया, किंतु धन्य है रानी जिनने दिव्य अमर पद पाया, जिनने दिव्य अमर पद पाया। नमस्कार।